मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की थी। उसकी एक 15 साल की बहन भी थी। मेरी पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर आ गई। लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरी पत्नी के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वह रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और जब रात को उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस लौटा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो जब मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का गिफ्ट तो ख़रीदा ही था, लेकिन एक प्यार से बड़ा गिफ्ट भी ले आया था। मैं गजरे खरीद कर लाया था, क्योंकि मैं जानता था कि लड़कियां इस तरह के गिफ्ट पाकर खुश हो जाती हैं। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने का मंज़र बड़ा खतरनाक था। मेरी पत्नी की 15 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और रोती चली जा रही थी। यह रोना कोई आम वाला रोना नहीं था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को डांट कर खामोश करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुधा क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी तबीयत तो ठीक है? सुधा बोली, जी ठीक है, ये बस ये सोचकर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम सुधा की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। मैंने कहा, सुधा, तुमने ये बात नेहा को क्यों नहीं बताई थी? वह बोली, मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए ये बातें अभी समझ नहीं आ रही। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो सुधा डरते डरते बोली, सचिन, एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, सुधा, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया था। वह बोली, सचिन, मैं नेहा को अपने साथ सुला लूँ? जब तक वह संभल नहीं जाती, ये मेरे साथ ही सो जाया करे। ये मम्मी पापा के मरने के बाद अकेले बहुत डरती है। ज़रा ज़रा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटती रहूँगी। मैं सुधा की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। सुधा उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर में किसी को भी मालूम ना होने दें कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जल्दी ही नेहा ठीक हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, सुधा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। वैसे भी कल तक सारे मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी नेहा पर नज़र डालकर बाहर निकल गया था। सुधा को तसल्ली तो दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या नेहा यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आती रहेगी। मैंने हाँ करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिशों से अपने दिमाग से सारी बातें हटा दी थीं। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वह गवारा नहीं करते कि उनके करीबी इंसान किसी और के साथ बात भी करें। इसलिए मैं नेहा का भी पूरा ख्याल रखने लगा था। वह बड़ी मासूम सी, डरी सी, सहमी सी लड़की थी। इस तरह के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि ना जाने इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा होगा जो ऐसी हो गई है। नेहा सुधा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर अभी भी नेहा सुधा के साथ ही सोती थी।
जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन मैं नेहा के लिए एक बैग ले आया। किताबें तो नहीं लाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था वह किस क्लास में पढ़ती है। मैं घर पहुंचा तो सुधा घर के काम काज कर रही थी, जबकि नेहा चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब सुधा की नज़र पड़ी तो वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे इग्नोर किया और नेहा की तरफ देखकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। नेहा रोने लगी और अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान हो गया कि ये ऐसा क्यों करती है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मेरी इस क्यों का जवाब मिलेगा तो मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वह रोने लगी थी। सुधा मुझे बड़े गुस्से में लगी और बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें, आप मेरे पति हैं, मगर नेहा के लिए तो गैर है ना, इसलिए आप इससे बात ना किया करें। मुझे सुधा की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो नेहा को अपनी छोटी बहन समझने लगा था। मैं भी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर पर अपने साथ लाई ही क्यों। इतना कहकर मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूम रहा था और मुझे रह रहकर अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। नेहा मेरे घर ज़बरदस्ती तो नहीं आई थी, जो मैं उसको ताने देने लगा था। वह तो मेरे कहने पर मेरे घर आई थी। घर में हम बस 3 लोग ही होते थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटा रहता था। मेरी मम्मी की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पर काम करने की हिम्मत नहीं रखती थी। हमारे एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उनके जानने वालों में एक अनाथ लड़की है जिसका नाम सुधा है। उसने बताया कि सुधा के साथ उसकी एक बहन भी विदा होकर घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने का जितना भी पैसा लगाओगे वह तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर लड़कियों के जवान होते हुए देर ही कितनी लगती है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैं भी खुले दिल के साथ हामी भर ली, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया था कि आसानी से उसका खर्च बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि नेहा तो एक अजीब ही किस्म की लड़की होगी और मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ दिन सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि नेहा का रवैया ठीक होता है या नहीं। मैं रात को घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले आया था। मैं जानता था कि सुधा मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, जबकि मेरे कानों में नेहा की आवाज़ पहुंची। वह कह रही थी कि देखना, अब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी, जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे को बर्दाश्त ही ना करना पड़ेगा। सुधा एकदम गुस्से से बोली कि अपनी बकवास बंद करो। नेहा की हंसी की आवाज़ आई और वह फिर बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अब तुम मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। मैं नेहा की बात सुनकर हैरान रह गया था। नेहा का कोई और भी नाम था जो मुझसे उसने छुपाया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। सुधा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई और बोली, सचिन, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फ़िक्र में घुलती जा रही थी।
मैं ये देखकर खुश हो गया कि सुधा के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि नेहा एक बार फिर से रोने लगी और वह बोली, सुधा तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति गंदा है। सुधा ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों नेहा बेटा, मैं क्यों आप पर गुस्सा करूँगा। सुधा बोली, सचिन मैंने आपसे कहा भी था कि मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वह नेहा को हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गई और मैं इस हाल में अपना ही मुंह देखता रह गया। लेकिन मुझे अब शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं तो नेहा के नाटक को बचपना समझ रहा था, मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज पनप चुका था और मैंने सोचा कि अगर इस पर सख्ती करूँगा तो वह खुद ही अपना राज खोल देगी। सुधा हमेशा की तरह नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुककर बोली, सचिन आप नेहा के लिए स्कूल का बैग क्यों लेकर आए थे। मैं सुधा के कल वाले व्यवहार की वजह से गुस्से में था, इसलिए छोटा सा जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि नेहा पढ़ाई करे। सुधा बोली, कौन सी पढ़ाई, स्कूल का मुंह नहीं देखा इसने। इसे पढ़ने का शौक़ नहीं था, इसलिए हमने इसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया था। मुझे सुधा की बात अच्छी नहीं लगी। मेरा मूड पहले से ही ख़राब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर नेहा की बात मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और मुझे देखते ही रोना, फिर मेरे और सुधा के डिवोर्स पर खुश होना, ये सब क्या था। वह कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वह पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं। ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम को भी नेहा ने मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं सुधा से बात करने लगा तो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। सुधा थोड़ी देर बाद कमरे से निकली। सचिन आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगी। नेहा जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वह बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं खुद पर काबू रखकर बोला, ठीक है नेहा बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। सुधा के जवाब ने मेरे अंदर आग ही लगा दी। वह बोली, सचिन आपको तो पता है ना कि नेहा कितनी ज़िद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी बात मान लें। सुधा इतना कहकर कमरे में चली गई। अब मैं अपने गुस्से से बाहर हो गया था, खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। सुधा की आवाज़ आ रही थी। वह नेहा को कह रही थी कि पापा के साथ तुम भी मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बस जाती। ना जाने तुम मेरे किस पाप की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और नेहा का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। सुधा भी बौखला गई थी। वह मेरे पीछे भागी और बोली, सचिन आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच बात तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो ये सब नहीं करता। मैंने नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया और सुधा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है। सुधा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वह रोती चली जा रही थी। वह बोली, भगवान के लिए सचिन आप मेरी बहन को छोड़ दो, वह बहुत डरी हुई लड़की है, मर जाएगी। वह एक रात तो क्या एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों, आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये कैसी बहन है जो तुम्हारा साया ही बन गई है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने सुधा को घूर कर देखा और कहा,
तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने में और तेज़ी आने लगी थी। मैं सुधा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी भी लगा दी। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि सुधा और नेहा का शोर ख़त्म हो जाए। मगर वह दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थीं। ऐसे लगता था कि वह दरवाज़ा ही तोड़ देंगी। कई घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन सुबह होने के कुछ देर पहले कमरे में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और नेहा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उससे माफ़ी मांगकर सुधा के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं खामोश ही रह गया था, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वह मुझे देखकर डर गया और रोने लगा। मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो और नेहा कहाँ गई। वह लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत आपको बता दूंगा तो आप मुझे बेच तो नहीं दोगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा। वह लड़का मेरी बात से बेफिक्र हो गया और सोफे पर बैठ गया। वह बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में मातम मनाया गया, जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मर गया हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुल्म देखा। पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मारकर नीलो नील कर देते थे और वह मेरी तरफ इशारा करके कहते थे, मेरे लिए अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता। सुधा कहती, पापा की बातों को ध्यान मत दिया कर, तू तो बड़ा प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती। मैं सुधा से पैसे मांगता तो वह 2 रुपए का नोट थमा देती थी। मैं भागकर दुकान पर जाता और मम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वह टॉफ़ी मम्मी के मुंह में डालकर कहता, मम्मी गोली खा लो, आराम आ जाएगा। मम्मी मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती थी। मेरी उम्र के लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर मम्मी का पहरा दिया करता था कि पापा कहीं मम्मी को फिर से ना मारने लगें। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे दिन मम्मी को मार पड़ जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी के पैर दबाता था कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वह अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे छोटे हाथों को चूमने लगती थी और रोने लगती थी। मम्मी कहती कि मुझे मार से तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ़ होती है। एक दिन मम्मी बाज़ार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और बॉल लेकर आई। मम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, इसलिए मैं घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ और मम्मी के हाथ पांव चूमने लगा था। मैं सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता था। मम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेलो, कल से धूप में नहीं खेलने दूंगी। मैं घर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर उसे कपड़े से साफ भी करता रहता था कि मेरा नया साइकिल कहीं पुराना ना हो जाए। शाम को पापा घर आए तो मैं साइकिल चला रहा था। पापा बोले, इसको ये साइकिल किसने दिलाया है। फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मारकर उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा, आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 4 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो। अब तो तुमसे माँ हर बात कह सकती है ना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है। मैं बोला, सुधा। मम्मी बोली, और तुम्हारा नाम क्या है। मैं खामोश हो गया। मैं बोला, मम्मी पापा मुझे कमजात कहते हैं।
वो तू चंदा कहती है। इन दोनों में से मेरा क्या नाम है? मम्मी की आंखें हर वक्त आंसू बहाने को तैयार रहती थी और आज भी पानी बरसने लगा था। मम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं मेरी जान। तुम 4 साल के हो गए हो, अब तक मैं ये फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला रखूं या लड़कों वाला। मैं हैरत से बोला, क्यों, मेरा लड़कियों वाला नाम रखना है? मैं तो लड़का हूं ना मम्मी। मम्मी ने नहीं में सिर हिला दिया तो मैं दंग रह गया। मम्मी बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू एक किन्नर है। मैं 4 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया था। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम नेहा रखती हूँ। तुम हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की 4 दीवारी में रहोगे तो महफूज रहोगे। मैं मम्मी से रूठ बैठा और बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। मम्मी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए मम्मी से लिपट गया और ज़िद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो मम्मी मुझे सुधा के पास लिटाकर चली गई। सुबह मेरी आंख चीखों पुकार के साथ खुली। सुधा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं बाहर निकला तो मम्मी सोई हुई थी। सुधा मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, मम्मी चली गई है। मैंने सुधा के सिर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोल, मम्मी सो रही है, उठ जाएगी। फिर सुधा मुझे कमरे में ले गई और मेरे सिर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू नेहा है, मम्मी की बात याद है ना? मैंने सिर हिला दिया था। मैं 2 रुपये लेकर दुकान पर गया और मम्मी के लिए टॉफ़ी ले आया और टॉफ़ी को जेब में लेकर घूमता रहा, मगर मम्मी उठती ही नहीं थी। सारे गांव की औरतें भी आ गई थीं। फिर मम्मी को चारपाई पर लिटाकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी ले रखी है। छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि मेरी माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी हुई होगी। टॉफ़ी मेरी जेब में ही रह गई, मगर मम्मी नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। इसी तरह एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पापा के जैसी ही जालिम थी। वह मुझे हर वक्त मारती रहती और अक्सर कहा करती थी कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। तब सुधा मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा मेरा मजाक उड़ाया करता था। वह मुझे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। मैं डर जाती थी। सुधा मुझे बचाती थी। फिर इसकी शादी आपके साथ हो गई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे बेच ना दें। सुधा कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। अब आप बताएं, आप मुझे अकेले कमरे में बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और सुधा के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। वह भी रो रही थी, मगर सुधा बोली, किस बात की माफ़ी? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। मैं और सुधा नेहा को दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग से बचपन का ट्रामा निकलना बड़ा कठिन था, मगर अब वह ठीक हो गई है। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। मैं और सुधा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेहा भी अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया है कि उसका भविष्य रोशन बनाकर ही दम लूँगा। दोस्तों, आपको ये कहानी और मेरा फ़ैसला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।